एशिया की ऊंचाइयों में, जहां हवा में समुद्र तल के मुकाबले आधा भी ऑक्सीजन नहीं है, वहां मनुष्य का जीवित रहना नामुमकिन सा लगता है। फिर भी तिब्बती पठार पर लाखों लोग बिना बीमारी, थकान या सांस की तकलीफ के फल फूल रहे हैं। दशकों तक विज्ञान ने इसे धीरे धीरे होने वाली आनुवंशिक अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया बताया। लेकिन नए आनुवंशिक और पुरातात्विक प्रमाण एक बिल्कुल अलग कहानी सामने रखते हैं। प्राचीन विरासत, छिपे हुए प्रवास और एक ऐसे जीन की जो इंसान ने किसी और मानव प्रजाति से विरासत में पाया। 4000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दबाव अचानक गिर जाता है और मानव शरीर लड़खड़ाने लगता है। इतनी ऊंचाई पर हवा में समुद्र तल की तुलना में लगभग 40% कम ऑक्सीजन होती है, जिससे हर सांस कम असरदार हो जाती है। इस पतली हवा में ज्यादातर लोगों को हाइपॉक्सिया, चक्कर और तेज थकान का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संघर्ष करता है। समय के साथ शरीर ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस का खतरा बढ़ जाता है। हीमाटोक्रिट बढ़ने से ऑक्सीजन तो बेहतर पहुंचती है, लेकिन दिल और रक्त परिसंचरण पर बोझ बढ़ जाता है। इसके बावजूद कुछ आबादियां हमेशा से इन ऊंचाइयों पर बिना इन खतरनाक प्रभावों के जी रही हैं। सवाल यह है वे ऐसा कैसे कर पाईं, जबकि यही बदलाव उनके लिए घातक होने चाहिए थे। ऊंचे पठारों पर मनुष्य की शुरुआती मौजूदगी का सबूत प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि चट्टानों में मिला। तिब्बती पठार के चोसांग हॉट स्प्रिंग्स पर ट्रेवर्टीन नामक चूना पत्थर में सुरक्षित मानव पदचिह्न मिले। नई तिथिकरण तकनीकों से यह पता चला कि ये निशान प्लाइस्टोसीन के अंतिम दौर से लेकर होलोसीन की शुरुआत, लगभग 12,700 से 17,400 वर्ष पूर्व के हैं। यह जगह लगभग 4,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दर्शाता है कि मनुष्य इतने ऊंचे इलाकों का उपयोग बहुत पहले करने लगे थे। पैरों के निशान बताते हैं कि यहां बार बार या मौसमी रूप से आया जाया जाता था, न कि सिर्फ एक बार। यूरेनियम थोरियम डेटिंग और रेडियो कार्बन परीक्षणों से यह समय सीमा पुष्टि की गई। पुरातत्व ने कहा मनुष्य यहां थे, लेकिन आनुवंशिकी ने बाद में बताया कि वे कौन थे और वे यहां टिके कैसे रहे। कहानी को बदलने वाला मोड़ एक ही जीनोमिक क्षेत्र से आया। अध्ययन में पता चला कि तिब्बतियों में ईपीएस-1 नामक जीन का एक अनोखा संस्करण पाया जाता है, जो कम ऑक्सीजन में शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है। यह क्षेत्र डेनिसोवन नामक विलुप्त मानव प्रजाति के डीएनए से लगभग मेल खाता है, जो कभी एशिया में बसती थी। ईपीएस-1 शरीर को अत्यधिक लाल रक्त कोशिकाएं बनाने से रोकता है, जिससे हीमोग्लोबिन स्तर खतरनाक रूप से नहीं बढ़ते और हाई एल्टीट्यूड बीमारी का जोखिम कम होता है। यह पूरा सिस्टम एचआईएफ पाथवे के जरिए काम करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन उपयोग को नियंत्रित करता है। इस खोज से स्पष्ट हुआ कि यह अनुकूलन अरबों वर्षों में नहीं, बल्कि उधार में मिली प्राचीन विरासत की वजह से आया। लेकिन यह जीन हजारों साल पहले ही इंसानी जीनोम में मौजूद था। फिर अचानक इसका फायदा बाद में इतनी तेजी से क्यों बढ़ा? जीनोम समय की मोहरें लेकर चलते हैं, और इस मामले में दो समय रेखाएं आपस में मेल नहीं खाईं। विश्लेषण दिखाता है कि डेनिसोवन डीएनए आधुनिक तिब्बतियों के पूर्वजों में लगभग 65,000-50,000 वर्ष पहले शामिल हुआ, यानी स्थायी रूप से ऊंचाइयों पर बसने से बहुत पहले। हजारों वर्षों तक ईपीएस-1 बहुत दुर्लभ बना रहा, बिना किसी विशेष चयन दबाव के। फिर लगभग 9,000 वर्ष पूर्व जब पठार पर स्थायी बसावट शुरू हुई, यह जीन तेजी से फैलने लगा। यह संकेत है कि कठिन वातावरण ने कम समय में तेज प्राकृतिक चयन सिलेक्शन प्रेशर को मजबूर किया। इस अंतर से स्पष्ट होता है कि कई जीन तब तक सोए रह सकते हैं जब तक पर्यावरण उन्हें जरूरी न बना दे। पर अगर कहानी सिर्फ एक जीन की नहीं, तो पूरा जैविक तंत्र संतुलन कैसे बनाए रखता है? ऊंचाई के लिए अनुकूलन एक टीम एफर्ट है, कोई एकल खिलाड़ी नहीं। ईपीएस-1 के साथ साथ ईजीएलएन-1 और ऑक्सीजन परिवहन से जुड़े कई अन्य जीनों में भी तिब्बतियों पर चयन के संकेत मिले हैं। ये मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या, ऑक्सीजन वितरण और दिल व फेफड़ों की दक्षता को संतुलित रखते हैं। यह सब उसी एचआईएफ पाथवे का हिस्सा है।
जीनोमिक अध्ययनों से पता चलता है कि ऊंचाई का अनुकूलन पॉलीजेनिक एडेप्टेशन है, यानी कई छोटे छोटे जीन बदलाव मिलकर असर डालते हैं। लेकिन जब यह आबादी स्थायी रूप से बसने लगी, तब ये जीन लेकर चलने वाले लोग कौन थे? चरम ऊंचाइयों पर मिले औजार बताते हैं कि ये लोग बेहद सहनशील शिकारी संग्रहकर्ता थे। एनवदेवु और तिब्बती पठार के अन्य स्थानों पर खुदाई में 4,900 मीटर से भी ऊपर से 30,000 40,000 वर्ष पुराने औजार मिले। ब्लेड, स्क्रेपर और कोर, जो लगातार वापसी और उपयोग का संकेत देते हैं। यह सब कठोर हिमयुगीन परिस्थितियों के दौरान भी हुआ। इसका मतलब है कि अनुकूलन पहले संस्कृति और व्यवहार से आया, जीन से नहीं। फिर दो मानव संसार मिले, उत्तर से आए शुरुआती किसान और दक्षिणी प्राचीन एशियाई जड़ें रखने वाले पुराने निवासी। मॉडलिंग दिखाती है कि आधुनिक तिब्बती पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि दोनों का मिश्रण है। उत्तरी चीन के नवपाषाण किसान लगभग 9,500 से 4,000 वर्ष पहले बाजरा और फिर जौ की खेती लेकर आए और पठार के पुराने समूहों के साथ मिल गए। क्यूपीडीएम जैसे विश्लेषण बताते हैं कि तिब्बती वंश का लगभग 33% हिस्सा इन किसानों से और 25% पुरानी दक्षिण एशियाई पेलियोलिथिक वंश से आता है। ऊंचाई सिर्फ एक शब्द है, लेकिन वहां की जनसंख्या संरचना कई परतों वाली है। यूटिसंग, अम्दो और खाम तिब्बतियों में वंशानुपात में हल्का अंतर दिखता है। कुछ में मध्य या दक्षिण एशियाई अंश भी मिले हैं, जबकि शेर्पा आबादी में अनुकूलन जीन तो वही हैं, लेकिन शाखा अलग और पुरानी है। अंत में तिब्बती जीनोम 3 सूत्रों से बुना है: प्राचीन डेनिसोवन विरासत, पुराने शिकारी संग्रहकर्ता और नवपाषाण किसान विस्तार। पुरातत्व और आनुवंशिकी मिलकर यह स्पष्ट करते हैं कि इतिहास सीधा नहीं, बल्कि एक बुनी हुई जटिल चादर है। लेकिन अब भी कई सवाल खुले हैं। सही मार्ग कौन था? चयन कब शुरू हुआ? और कितने अनदेखे समूह अब भी बर्फ के नीचे दफन हैं? भविष्य के शोध, प्राचीन डीएनए और फंक्शनल जेनेटिक्स के साथ, शायद वे अध्याय खोलें जो अभी तक चुप हैं। अगर एक प्राचीन जीन ने इंसान को आसमान छूती ऊंचाइयों पर जीवित रख दिया, तो सोचिए, बर्फ के नीचे अब भी कितने राज्य सो रहे होंगे।